नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अकुल मैग व्यापार चैनल में। और तो जानते हैं कि हमारी श्रृंखला है जिसमें हम बात करते हैं बड़े जो ऋषि हैं भारत के, उनके बारे में। और इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं भास्कराचार्य के बारे में। प्राचीन भारत में एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और ज्योतिषी थे भास्कराचार्य, और उनके द्वारा रचित पाठ जो कई लोग आज भी कंसल्ट करते हैं वह है सिद्धांत शिरोमणि। और इसके अंतर्गत 4 भाग है सिद्धांत शिरोमणि के: लीलावती, बीज गणित, ग्रह गणित और मूलाध्याय। और ये 4 भाग में हम देख सकते हैं या हम पढ़ सकते हैं अंक गणित के बारे में, बीज गणित के बारे में, और ग्रह और क्षेत्रों की गति के बारे में भी अच्छे से इसमें बताया गया है। हालांकि आधुनिक युग में न्यूटन को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में उन्होंने खोज की और उसके प्रति वो समर्पित रहे, ऐसा सभी लोग मानते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का रहस्य का खुलासा न्यूटन से कई सदियों पहले भास्कराचार्य ने किया था। तो इनके बारे में और जानेंगे बस आपसे मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद। तो आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि उनके जन्म से संबंधित जो चीजें हमको उनके ही डॉक्यूमेंट्स में मिलती हैं, उनके बारे में जानते हैं। एक श्लोक के अनुसार, जो कि उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, कि उन्होंने कहा है कि भास्कराचार्य शांडिल्य गोत्र के भट्ट ब्राह्मण थे और सह्याद्री क्षेत्र के विजयन विद नामक स्थान के निवासी थे। और गोलाध्याय के 58 में वो लिखते हैं कि मेरा जन्म शक संवत 1036 में हुआ था और 36 साल की उम्र में मैंने सिद्धांत शिरोमणि की रचना की थी। और भास्कराचार्य की मृत्यु के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन एक जगह ऐसा विवरण मिलता है कि 1183 में, जबकि उनकी उम्र 69 ईयर्स की थी, तब उन्होंने करण कौतूहल नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो इससे स्पष्ट होता है कि भास्कराचार्य की काफी लंबी उम्र थी। और आपको बताऊं कि उन्होंने गोलाध्याय में ऋतुओं का भी वर्णन किया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि गणित के साथ साथ जिस तरह से उन्होंने अपनी किताबें लिखी हैं, उसमें एक उच्च कोटि के कवि होने का भी आभास हमें होता है। और इसीलिए इनकी प्रतिभा के बारे में अगर हम कहें कि वो बहुमुखी प्रतिभा से ओतप्रोत थे, तो वो गलत नहीं होता। उन्होंने अपना योगदान ना केवल गणित में दिया है, बट उन्होंने अपना योगदान खगोल विज्ञान में भी उनका काफी ज्यादा योगदान है। और इसीलिए भारत ने जब 7 जून 1979 में अपना उपग्रह छोड़ा, तो उसका नाम भास्कर 1 रखा गया। और जबकि दूसरा जब भेजा उन्होंने 20 नवंबर 1981 में, जब उन्होंने उपग्रह भेजा, तो उसका नाम भास्कर 2 रखा गया। तो अब बात करते हैं उनकी योगदान के बारे में। और जब हम योगदान के बारे में बात करते हैं भास्कराचार्य की, तो वो बहुत ही प्रोफाउंड है, बहुत बड़ा है। और भास्कराचार्य मौलिक रूप से एक विचारक थे, और वे अपने गणित के साथ साथ उनको बहुत विश्वास था। और इसीलिए जब विश्वास और गणित मिलते हैं, तो हमें डेली जो हमारे साथ घटनाएं होती हैं, उनके विवरण में हम गणित ढूंढते हैं। और ऐसा ही कुछ भास्कराचार्य ने किया। उन्होंने कहा, शून्य से विभाजित होने पर संख्या अनंत हो जाती है, और किसी भी संख्या और अनंत का योग भी अनंत होता है। तो ये आजकल हम मैथ्स की बुक में हम ये पढ़ते हैं, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है वो भास्कराचार्य ने कितने वर्षों पूर्व दिया था। एक खगोल शास्त्री के रूप में भी भास्कराचार्य ने तात्कालिक गति को अपनी अवधारणा के लिए प्रसिद्ध किया, क्योंकि उन्होंने ग्रहों के
सटीक गति का पता लगाया और उसका विवरण अपनी पुस्तक में बताया। बीज गणित में भास्कराचार्य ने ब्रह्मगुप्त को अपना गुरु माना है और उनके द्वारा जो काम किया गया था, यानी कि ब्रह्मगुप्त के द्वारा जो काम किया गया था उसको भी आगे बढ़ाया है। और उन्होंने बीजीय समीकरण को हल करने में चक्रवाल पद्धति को अपनाया और उनका ये महत्वपूर्ण योगदान है। 6 सदियों बाद भी यूरोपीय गणितज्ञ जैसे कि गलोइस और यूरल भी इस पद्धति से काम लेते हैं और उस पद्धति को उन्होंने अपनाया। इस पद्धति को कहा जाता है उल्टा चक्रीय। और इस पुस्तक में पहली बार, जो कि भास्कराचार्य ने लिखी थी, पहली बार गणित का सामयिक समाकलित करके गोलार्ध का क्षेत्रफल और आयतन निकाला गया और उसका ज्ञान लोगों को दिया गया है। और हम आगे बढ़ते हैं। भास्कराचार्य ने अपनी पुस्तकों में कई तरह के प्रश्न नए नए तरीके से पूछे हैं, पोइटिक तरीके से पूछे हैं और उनकी स्पष्ट जो व्याख्या है वो भी अपनी पुस्तक में शामिल की है। अब जब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की यानी कि गणना की, और जब हम बात करते हैं गणना की, तो भास्कराचार्य ने कहा है कि एक समारोह के अंतर को तात्कालिक गति का नाम उन्होंने दिया है और उन्होंने साबित किया है कि साइन Q इज इक्वल टू cos Q। सो ये जो ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन है वो बहुत वर्षों पहले आप जो भास्कराचार्य है उनके रिटन डॉक्यूमेंट्स में, उनके द्वारा रिटन डॉक्यूमेंट्स में आप देख सकते हैं। इसके अलावा भास्कर को डिफरेंशियल मैथमेटिक्स का भी ज्ञान था और इसीलिए उनको डिफरेंशियल मैथमेटिक्स का संस्थापक भी कहा जाता है। न्यूटन के जन्म से 800 वर्ष पूर्व उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर चर्चा की और अपने पुस्तक बोल अध्याय में काफी स्पष्ट रूप से, काफी विवरण के साथ ये जो विषय है इसका डिस्कशन किया गया है और आजकल इसको मैकेनिज्म ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से भी जाना जाता है। और जब हम बात करते हैं खगोल, और खगोल में भास्कराचार्य के कंट्रीब्यूशन का, तो वो भी बहुत इमेंस है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने बहुत सटीक जो कैलकुलेशन अपनी पुस्तक में दी है। और उदाहरण के लिए उन्होंने एक जगह बोला है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है। और जब आप हम वेस्टर्न फिलॉसफी की बात करते हैं तो ये गैलीलियो और बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं, जो खगोल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने दिए। बट जब हम भास्कराचार्य की बात करते हैं तो वही एंटिक्विटी की और इंडियन कल्चर की बात निकल के आती है और ये बहुत पहले उन्होंने कहा, तो हम उनको संस्थापक भी मान सकते हैं। और उन्होंने कहा है कि जब पृथ्वी, मैं बात कर रही हूँ भास्कराचार्य की, और जब भास्कराचार्य ने कहा कि पृथ्वी सूर्य का जो घूमते हैं, जो ऑर्बिट में घूमते हैं, उसका समय उन्होंने 365.2588 दिन का दिया है, जो कि बहुत हद तक करेक्ट है। और अगर आज की जो कैलकुलेशन देखी जाए और फिर उस कैलकुलेशन का भास्कराचार्य की कैलकुलेशन से मिलान किया जाए तो इसमें 3.5 मिनट का ही अंतर दिखता है। तो इसलिए हम भास्कराचार्य को बहुत महान बना सकते हैं, क्योंकि वो पहली बार उन्होंने ये कैलकुलेशन, ये जो घूमने की जो दिन है वो अपनी पुस्तक में लिखे हैं। इसके अलावा भुवन कोश के 13वें और 14वें श्लोक में उन्होंने महत्वपूर्ण नियम को प्रतिपादित किया है और उन्होंने कहा है कि गोल पृथ्वी की परिधि का एक छोटा सा भाग समतल दिखाई देता है, क्योंकि हम जब अपनी आई से देखते हैं तो हमको समतल दिखाई देता है। लेकिन उनकी 52वें श्लोक में आचार्य ने जो पृथ्वी का व्यास है उसका विवरण किया है और उन्होंने कहा कि पृथ्वी का व्यास 1581 योजन लिखा है और 5 मील की योजना के साथ इस मूल्य को अगर कैलकुलेट किया जाए तो बिल्कुल सही आता है। और इसके बाद
आगे चलकर उन्होंने श्लोकों में पृथ्वी को के वातावरण और इसकी सतह के बारे में भी इसका विवरण किया, जैसे कि हम आज के जो साइंटिफिक बुक्स में हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जो वातावरण की 4 सतह है और उसका विवरण हमको इनकी पुस्तकों में मिलता है। अब अगर हम बात करें उनकी वंशावली के बारे में और उनके उनके परिवार ट्री के बारे में, तो उनकी जो वंशावली का जो विवरण है उनके पोते के द्वारा, जो उनकी लिखित उनके पोते ने जो लिखा है उसके बेसिस पे हम करते हैं, और तब हमें पता चलता है कि भास्कराचार्य एक बहुत धनी जो बहुत क्रिएटिव फैमिली ट्री के पार्ट रहे हैं, और उनके लगभग सारे जो पूर्वज थे वो किसी न किसी राजा के दरबार से जुड़े रहे हैं, और उनके जो ग्रेट ग्रैंड फादर थे जो बहुत ही ज्यादा उस समय प्रचलित हुए अपनी पोइटिक अपने प्रेजेंटेशन के बारे में, उनका नाम था त्रिविक्रम, और जो बहुत ही बड़े पोएट थे। तो जब हम बात करते हैं लीलावती जैसी पुस्तक के बारे में जो भास्कराचार्य ने लिखा है, तो हमें ये पता चलता है कि वो जो उनका ज्ञान है, जो कवि के रूप में जो अपने आप को उन्होंने प्रेजेंट किया है, उनके परिवार का भी इसमें असर हमें दिखता है। और इसी के चलते मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से उन्होंने गणित को एक पोएटिक वे में लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। लेकिन उससे पहले एक दिलचस्प छोटी सी कहानी आपको बताना चाहती हूँ कि उनकी बेटी का नाम था लीलावती, और लीलावती की कुंडली के हिसाब से लीलावती के लिए ये बताया गया था, ये प्रेडिक्ट किया गया था कि वो उनके जीवन में शादी नहीं है। और भास्कराचार्य ने बड़ी गणना के साथ जीवन के एक दिन निर्धारित किया लीलावती के लिए, और एक समय निर्धारित किया। वहां पर उन्होंने कहा कि वो उस समय और उस दिन लीलावती का विवाह कराएंगे, और इसके लिए जिस दिन लीलावती का विवाह का दिन था, तब ग्लास की जो घड़ी थी उसकी देखभाल के लिए लीलावती को नियुक्त किया गया, और उनको बताया गया कि ये घड़ी पर आपको समारोह की विवाह मंडप में आ जाना है। लेकिन अनजाने में वो लीलावती का जो हार का एक मनका था, जो मोती था, वो ग्लास घंटा के अंदर गिर गया, और लीलावती को वो जो ऑस्पिशियस दिन था और जो समय था वो पता ही नहीं चला, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो शुभ क्षण था वो बिना सूचना के बीत गया, और इस तरह से लीलावती की का विवाह नहीं हो पाया। लेकिन भास्कराचार्य ने अपनी पुत्री की स्मृतियों को जीवित रखने के लिए लीलावती नाम की पुस्तक लिखी। हालांकि वो गणित की पुस्तक है, बट जो प्रेजेंटेशन है और जो जिस तरह से मैथमेटिकल पजल्स को प्रेजेंट किया गया वो अद्वितीय है। वो पुस्तक ही बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसीलिए मैं आपको एक दो उदाहरण देना चाहूंगी, और किस तरह से छोटी सी गणित की समस्या को आकर्षक पहेलियों के रूप में वर्णन किया है। तो एक पहेली मैं आपके सम्मुख रखती हूँ, और मैं चाहूंगी कि इसका जो आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। और पहेली इस तरह से है, वो कहते हैं कि हे प्रिय, वो किसी को एड्रेस करें कि मधुमक्खियों की एक कॉलोनी है, उसमें पांचवा जो पार्ट है, पांचवा भाग है, वो कदम पेड़ के पास गया हुआ है। 1/3 सिलिंधरा पेड़ के पास अपना डेरा जमाया हुआ है, और 2 और या 5 जो मधुमक्खियां हैं वो कुटज पेड़ के आसपास घूम रही हैं। इसके अलावा केतकी और मालती जो लता की सुगंध से आकर्षित होकर एक मधुमक्खी इधर उधर घूम रही है। तो आप बताइए कि कुल मधुमक्खी की संख्या कितनी है ना? एक इंटरेस्टिंग तरीका पहेली पूछने का। एक और जो आपके सम्मुख प्रस्तुत करती हूँ, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और जब हम इस एग्जाम्पल की और इस गणित की प्रॉब्लम के बारे में बताती हूँ, तो पहले आपको हिंट दे देती हूँ कि ये समकोण त्रिभुज के बारे में ये गणित प्रॉब्लम है, दैट मीन्स राइट एंगल के बारे में है।
जो इस तरह से कहानी के रूप में बताया गया है कि 9 हाथ के खंबे के पैर में एक सांप का बिल था, खंबे के शीश पर मोर बैठा हुआ था। मोर की निगाह शिकार पर पड़ी जब सांप पोल से 27 हाथ की दूरी पे था। सांप के समान से गति से आगे बढ़ते हुए मोर ने अपने शिकार को पोल से कितनी दूर पर देखा, और इसका उत्तर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। अपने हमारे कमेंट्स में इसका उत्तर देना ना भूलिए। तो इस तरह की जो विवरण है, इस तरह की पहेलियां लीलावती ने प्रस्तुत हैं। अगर आपके पास समय हो तो आप इस पुस्तक को जरूर पढ़िएगा, और जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस महानता से ओतप्रोत थे भास्कराचार्य जी। भास्कराचार्य ने अपनी सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में लिखा है। पृथ्वी आकाशीय पिंड को एक विशिष्ट बल के साथ अपनी ओर खींचता है, इसके बारे में पूरा विवरण दिया है। और उसके अपने समय में वो काफी बड़े और महान गणितज्ञ के रूप में माने जाते थे, और ऐसा भी बताया गया है कि उज्जैन में वेदशाला के अध्यक्ष भी रहे, और उन्हें मध्यकालीन भारत का सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ भी माना जाता है। एक बार फिर आपको याद दिला देती हूँ उनकी पुस्तक का जो संस्कृत में है, और उनकी जो पुस्तक है उनका जो नाम है वो कुछ इस तरह से है कि लीलावती है, एक बीज गणित के ऊपर है, एक गृह गणित अध्याय है, और एक गोल अध्याय है जो कि प्लैनेट्स और ग्रहों के बारे में। तो इसके अलावा उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि में कई और ग्रंथ भी लिखे हैं जो ज्योतिष से संबंधित हैं, और इसके अलावा भास्कराचार्य ने विवाह से संबंधित एक कैलेंडर का भी निर्माण किया, उसका भी लेखन किया है। तो ये जो पूरा प्रोफाइल था मैं आपके सम्मुख रखना चाहती थी भास्कराचार्य का, और उनको सैल्यूट करना चाहती हूँ कि इतने बड़े वो गणितज्ञ के रूप में हमारे इंडियन कल्चर को आगे बढ़ाया, क्योंकि गणित के साथ साथ एक प्रेजेंटेशन जो कि एक कविताओं के रूप में है, तो वो भी आप उसको भी अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये एक बहुत बड़े रेस्पेक्ट और बहुत बड़े प्रोफाइल के हकदार हैं, और इसीलिए उनका मैं नमन करती हूँ। और मैं आपसे दोबारा मिलूंगी अपने नए ऋषि के प्रोफाइल के साथ, लेकिन आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। और तब नेक्स्ट टाइम तक के लिए आपसे मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।